दीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की बात करेंगे जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। 25 जून 1975 आधी रात को देश में वो हुआ जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है, आपातकाल। भारतीय लोकतंत्र का वह दिन जब रातों रात संविधान की किताब को दरकिनार कर दिया गया। 50 साल बाद भी इस तारीख को लेकर राजनीति में हलचल है। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस मानती है, जबकि कांग्रेस कहती है कि ये एक गलती थी जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया। 25 जून 2025, 50 साल बाद इस पर एक बार फिर सियासत गर्म है। आपातकाल की कहानी, राजनीति की चालें और मौजूदा दौर के आरोप। आज इस खास एपिसोड में हम जानेंगे वो दौर, वो फैसले, वो चेहरे और आज की राजनीति में उसके मायने। और आज हम आपको बताएंगे राजधानी लखनऊ के उस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो शहर की ट्रैफिक समस्या, समय की बर्बादी और प्रदूषण से जुड़ी तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने की ओर बड़ा कदम है। और फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। इन दिनों कुदरत के बदलते मिजाज का सामना कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और हम बात करेंगे आपके पसंदीदा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के एक ऐसे कमाल के फीचर की बात करेंगे जो आपके मैसेज पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। मेटा के इस लोकप्रिय ऐप ने एक नया आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस यानी एआई पावर्ड फीचर पेश किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। आर्टिकल 352 ए के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत की और देखते ही देखते भारत एक रात में लोकतांत्रिक तानाशाही में बदल गया। आइए जानते हैं क्या था आपातकाल और इसे लेकर आज भी सियासी घमासान क्यों जारी है। 25 जून 1975 वो तारीख जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस आदेश पर दस्तखत किए। सरकार ने दावा किया कि यह फैसला देश को आंतरिक अशांति और विघटनकारी ताकतों से बचाने के लिए लिया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का गला घोटना करार दिया। बीजेपी लगातार आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही। बीजेपी का कहना है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर जो अत्याचार किया उसे देश कभी भूल नहीं सकता। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि उस दौरान संविधान का मखौल उड़ाया गया, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और विरोध की हर आवाज को दबा दिया गया। वहीं कांग्रेस ने आपातकाल पर इंदिरा गांधी के वक्त के सच को सामने रखा है। कांग्रेस का कहना है कि आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए। इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 352 का तहत जब मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो इंदिरा गांधी ने विपक्ष में रहकर भी उसका समर्थन किया और आपातकाल को एक भूल स्वीकार किया। हालांकि बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी इसे गलती माना है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे पहलू भी हैं जिन पर कांग्रेस रोशनी डाल रही है। कांग्रेस का कहना है कि उस वक्त आरएसएस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को कई खत लिखकर आपातकाल को सही ठहराया था। उन्होंने मिलने की गुजारिश भी की थी, लेकिन इंदिरा गांधी उनसे नहीं मिली। देवरस ने तो विनोबा भावे से भी कहा था कि टाइम मांगने पर भी इंदिरा गांधी नहीं मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त शिवसेना सुप्रीमो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने भी आपातकाल और इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। इसके अलावा कांग्रेस विरोधी विचारक ओशो उर्फ आचार्य रजनीश ने भी आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया गया था और यह बयानों से भी जाहिर है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश न टूटे इसलिए उठाया गया था।
और दिलचस्प बात यह है कि 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी 353 सीटों के साथ सत्ता में वापस लौटी, जो 2/3 बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। यह आपातकाल के बाद उनके लिए एक जबरदस्त उलटफेर था। आपातकाल के दौरान कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने सरकार के आदेशों को धरातल पर उतारा। आज हम उनकी भी बात करेंगे और देखेंगे कि समय के साथ उनकी सियासी राहें कैसे बदली। सबसे पहले बात करते हैं बंसीलाल की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल संजय गांधी के खासम खास माने जाते थे और आपातकाल के उस वक्त में हर आदेश को जमीन पर उतारने वाले मुख्य सूत्रधारों में से एक थे। और विडंबना देखिए, आज उनकी सियासी वारिस बहू किरण चौधरी बीजेपी की राज्यसभा सांसद है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। दूसरे प्रमुख चेहरे थे वीसी भैया उर्फ विद्याचरण शुक्ला। ये भी संजय गांधी के करीबी थे और बॉलीवुड सेंसर बोर्ड से लेकर मीडिया पर पाबंदी लगाने के कदम को अमली जामा पहनाने में इनकी अहम भूमिका थी। बाद में इन्होंने भी बीजेपी के कमल निशान पर छत्तीसगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब बात करते हैं जगमोहन की। इंदिरा गांधी के वो करीबी अधिकारी जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को धमकी दी और आपातकाल की चीजों को इम्प्लीमेंट किया था। वो भी बाद में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद बने और कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब आते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया पर। इन्होंने आपातकाल का विरोध किया, लेकिन उनके पुत्र माधवराव सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में रहे। 1980 में राजमाता इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा लड़ने गईं और हार गईं, जबकि माधवराव कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। वो अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही बने रहे। सांसद, कैबिनेट मंत्री और महासचिव सब रहे। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के विरोध का झंडा बुलंद रखा। माधवराव की विमान दुर्घटना में मौत के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता की पार्टी नहीं बल्कि अपने पिता की पार्टी कांग्रेस को चुना था। वो कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री बने। माधवराव और उनकी मां के बीच बातचीत बंद थी। महल में बंटवारा था। सरदार आंग्रे का दखल जग जाहिर है, लेकिन बदली हुई सत्ता में अब ज्योतिरादित्य अपने पिता को भूलकर दादी को याद कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटियां वसुंधरा राजे राजस्थान में और यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में मां के साथ और बीजेपी के साथ थी और है भी। विडंबना देखिए, आपातकाल के सूत्रधार खुद संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने सांसद से लेकर मंत्री तक बना दिया, जबकि संजय विचार मंच से 1985 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में लोकसभा लड़कर मेनका गांधी हारी थी और नेपथ्य में भी। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पिता भी आपातकाल के बाद कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से इंदिरा गांधी की स्थान में कशीदे पढ़ते, नारे लगाते और होर्डिंग्स लगाते चुनाव लड़े थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम देश में अघोषित इमरजेंसी को झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी सारी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए रोज नए नए कार्यक्रम और नारे देती है। खड़गे ने कहा कि सरकार संविधान और संसद दोनों का ही सम्मान नहीं करती और भाजपा हमारी संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर सके, जिनके पास बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी के मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है, वे झूठ को छुपाने के लिए आपातकाल के 50 साल पूरे होने का नाटक कर रहे हैं और इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक था मीडिया। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करते ही मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। अखबारों और पत्रिकाओं में खबरें प्रकाशित करने से पहले अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ती थी। इसका भारत की मीडिया ने डटकर मुकाबला भी किया था। पूरे आपातकाल के दौरान 200 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल की घोषणा होते ही पुलिस और अधिकारी सक्रिय हो गए थे। खबरें बाहर न आने पाए, इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कई उपाय किए थे।
इनमें से एक था अखबारों की बिजली काट देना। दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड पर अधिकांश अखबारों के जो दफ्तर हैं, सरकार ने इसे रोड पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी ताकि मशीनें ना चल पाएं और अखबार ना छप सके। इसके अलावा सरकार ने अखबारों और पत्रिकाओं को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए उनको मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी थी। सरकार के आदेश के मुताबिक काम करने से मना करने पर पत्रकारों को जेल जाना पड़ा। जिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उनमें मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर और के.आर. मलकानी शामिल थे। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका हिम्मत को कुछ आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया था। देश और दुनिया की खबरों को पाठकों तक पहुंचाने में समाचार एजेंसियों की बड़ी भूमिका होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने देश की 4 प्रमुख एजेंसियों का विलय कर दिया था। सरकार ने जिस एजेंसियों का विलय किया था वे थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती। इन चारों एजेंसियों के विलय के बाद समाचार नाम की एक नई एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी की खबरों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के एक अधिकारी को तैनात कर दिया था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अखबारों में केवल सरकार के पक्ष वाली खबरें ही पहुंचे। आपातकाल के दौरान एक और विवादास्पद मुद्दा था जबरन नसबंदी अभियान। 1976 में 80 लाख से अधिक पुरुषों की नसबंदी कर दी गई थी, जिससे कि अधिकांश लोगों की जो नसबंदी है वो जबरदस्ती करवाई गई थी। नसबंदी अभियान को इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दिमाग की उपज माना जाता है। इमरजेंसी के दौरान पत्रकारों को संजय गांधी और नसबंदी से जुड़े उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रशंसा करने और विपक्ष की खबरों को कम करके छापने के लिए कहा गया था। इसके अलावा अखबारों को अगले दिन का संस्करण छापने के लिए सरकार से मंजूरी भी लेनी होती थी। इस तरह की सेंसरशिप के खिलाफ मशहूर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 के अपने संस्करण में संपादकीय वाली जगह को खाली छोड़कर छापा था, जो कि एक बड़ा विरोध था। तो ये थी आपातकाल की कहानी, उसके 50 साल पूरे होने पर छिड़ी बहस और उससे जुड़े कुछ अहम तथ्य। यह एक ऐसा दौर था जिसने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। क्या हम वाकई उस दौर से कुछ सीख पाए? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है। आपातकाल पर बहस सिर्फ इतिहास की नहीं, वर्तमान की भी है, जिसे हर पार्टी अपने चश्मे से देखती है। लेकिन सवाल है, क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित है या असहमति का सम्मान भी उसका हिस्सा है? 50 साल बाद इमरजेंसी के घाव भले भर चुके हों, पर उसकी छाया राजनीति में आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस दौर से कुछ सबक सीख पाए? क्या आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है? क्या सत्ता के विरोध को दबाना लोकतंत्र की राह है? सोचिए और सवाल उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही जिंदा रहता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के उस मेगा प्रोजेक्ट की। यह सपना देखा था लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, एक ऐसा कॉरिडोर जो उत्तर लखनऊ को शहर के अन्य हिस्सों से सीधे और तेजी से जोड़ेगा। हकीकत बनने की दिशा में पहला कदम अक्टूबर 2021 में रखा गया था, लेकिन अब जुलाई 2025 में इसका टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और निर्माण का कार्य जल्द ही जमीन पर उतरने जा रहा है। सीतापुर से आने वाले ट्रैफिक के साथ ही आईएमआईएम से मड़ियाओं के बीच सफर करने वाले 5 लाख से अधिक लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ की पहल पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का काम भले ही अक्टूबर 2021 से शुरू हो, लेकिन प्रक्रिया टेंडर की जुलाई यानी इसी माह से शुरू करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य है कि आने वाले 2 साल के भीतर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा हो जाए और लोगों को यातायात की समस्या, प्रदूषण से बचने के साथ ही समय की भी बचत हो सके। यह एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 1.940 किलोमीटर लंबा होगा।
2 साल से भी कम समय में इस एलिवेटेड कॉरिडोर को राजधानी की जनता को समर्पित करने की तैयारी है। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर मडियाओं से IMIM क्रॉसिंग को लेकर घोषणा हुई थी। अब काम शुरू करने की तैयारी है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के सिविल निर्माण में करीब 100.11 करोड़ का खर्च आएगा। कुल लागत करीब 127.94 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर के काम को निर्धारित समय से पहले खत्म कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से पॉलिटेक्निक और फैजाबाद रोड को जाने वाले लोग सीधे एलिवेटेड कॉरिडोर से उतरते ही टेढ़ी पुलिया वाले फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे और मिनटों में खुर्रम नगर फ्लाईओवर के पास उतरेंगे और यहाँ प्रस्तावित क्लवर लीफ चौराहों को कनेक्ट करने वाला फ्लाईओवर से अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। सांसद प्रतिनिधि ने बताया है कि मुंशी पुलिया चौराहे से पॉलिटेक्निक से पहले तक एक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। यह बनते ही मडियाओं से आने वाला शख्स मिनटों में अयोध्या रोड पर होगा। इस रूट पर हर रोज लगभग 5 लाख लोग गुजरते हैं और यही लोग सबसे अधिक ट्रैफिक, धूल, धुआं और जाम से जूझते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ट्रैफिक को कम करना, प्रदूषण में गिरावट लाना, लोगों का कीमती समय बचाना और उत्तर लखनऊ को शहर के मुख्य इलाकों से जोड़ना। अब हम आपको बताते हैं इस एलिवेटेड कॉरिडोर का रूट और लंबाई क्या है। तो यह एलिवेटेड कॉरिडोर IIM रोड से मडियाओं तक फैलेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 1.940 किलोमीटर होगी। इस रूट पर हर रोज लगभग 5 लाख लोग गुजरते हैं। अब बताते हैं कॉरिडोर कहां से गुजरेगा। एलिवेटेड कॉरिडोर मडियाओं से शुरू होकर टेढ़ी पुलिया के फ्लाईओवर से जुड़ता हुआ खुर्रम नगर फ्लाईओवर तक और पॉलिटेक्निक अयोध्या रोड के लिए सीधा कनेक्शन देगा। तो और अब हम बात करते हैं इसकी लागत और निर्माण योजना की। तो प्रोजेक्ट के सिविल निर्माण पर आने वाला खर्च करीब 100.11 करोड़ रुपए होगा। वहीं पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है वो करीब 127.94 करोड़ रुपए होगी। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि काम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि तय समय से पहले इसे पूरा किया जा सके। निर्माण शुरू होते ही लक्ष्य है कि इसे 2 साल या उससे कम समय में पूरा करना। और अब हम आपको बताते हैं कि इससे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, ये लखनऊ के पर्यावरण और जनजीवन में सुधार की दिशा में उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे कम ट्रैफिक का मतलब है कम गाड़ियां रुकेंगी, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, सड़क किनारे बसने वाले लोगों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी, ऑफिस जाने वाले स्टूडेंट्स, व्यवसायी सभी का समय बचेगा, सड़क हादसों की संभावना भी घटेगी। और अब इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, ट्रैफिक डाइवर्जन, बरसात और अन्य मौसमी बाधाएं भी आती हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से यह काम तय समय में पूरा हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद भविष्य की तस्वीरें कैसी होंगी। जरा कल्पना कीजिए, सुबह ऑफिस जाना हो और मडियाओं से निकलते ही मिनटों में पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर पर हूं, शाम को बिना ट्रैफिक के घर पहुंचना हो और साथ ही वातावरण भी स्वच्छ और शांत हो। तो यह सपना अब दूर नहीं है। लखनऊ जल्द ही एक और आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम के साथ भारत के स्मार्ट शहरों की सूची में एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर का यह प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो और लखनऊ की जनता को इसका भरपूर लाभ मिले। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। बीते दिनों में मूसलाधार बारिश से चारधाम यात्रा, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
आज हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर पड़े असर और हाल ही में हुए एक दर्दनाक बस हादसे की, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। बीते 3 दिनों से रुद्रप्रयाग जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। 26 जून को सुबह से ही तेज बारिश ने केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग को कई जगहों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। केदारनाथ जाने वाले सभी यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। ये एक ऐसा कदम था जो यात्रियों की जान को खतरे में पड़ने से बचा सकता था। लेकिन चुनौती सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। केदारनाथ से नीचे लौट रहे यात्रियों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए भी तत्काल टीमें रवाना की गईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुट गईं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार यानी 26 जून को सुबह 11 बजे तक कुल 1269 यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया जा चुका था। इनमें 833 पुरुष और 436 महिला श्रद्धालु शामिल थे। ये रेस्क्यू अभियान बहुत ही व्यवस्थित और संवेदनशील तरीके से चलाया गया ताकि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। प्रशासन की तत्परता और बचाव दलों के अथक प्रयासों की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सका। वहीं दूसरी ओर अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए लोनिबी यानी लोक निर्माण विभाग और अन्य संबद्ध विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मशीनों की सहायता से मलबे को हटाने और मार्ग को सुगम बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मार्ग को खोल दिया जाएगा ताकि यात्रा फिर से सुचारू हो सके। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से एक और बेहद दुखद खबर आई, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। देहरादून में आज उत्तराखंड को हादसों ने एक बार फिर से परेशान कर दिया। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर घोलतीर के पास एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई। इस हादसे ने न केवल पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया, बल्कि लोगों को भी विचलित करके रख दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घटना स्थल पर एक मासूम सा बच्चा बिलखता हुआ दिखाई दिया, जो हाथ जोड़कर हे बद्री विशाल आपने ये क्या किया कहता हुआ दिखाई दे रहा था। जब बच्चा ये सब कह रहा था, मौके पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। बच्चे की आंखों में हादसे की भयावह तस्वीर ताजा थी और वो उसे भुला नहीं पा रहा था। ये दृश्य इस बात का गवाह था कि इस हादसे ने कितने गहरे जख्म दिए हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू अभियान में जुटे सभी दल पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग बस हादसे में चालक समेत कुल 20 लोग सवार थे। हादसे में 10 लोग बस से छिटक गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 लापता लोगों में से एक तीर्थयात्री का शव मिल गया है। रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों की तलाश में पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर बद्रीनाथ धाम की ओर जा रही थी। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद के लिए आगे आए और बचाव कार्य में सहयोग किया। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क हादसे आम हो जाते हैं। प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे कई बार इंसान बेबस हो जाता है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ा है। भारी बारिश और भूस्खलन ने न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि कई परिवारों को अपनों से भी जुदा कर दिया। इन हादसों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि पहाड़ों में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी कितनी जरूरी है। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें और प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि लापता लोग जल्द से जल्द मिल जाएं और इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को संबल मिले। और अब हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा ऐप व्हाट्सएप की। इसमें ऐसे कमाल के फीचर्स आने वाले हैं जो आपके मैसेज पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसका नाम है मैसेज समरीज।
इसका मतलब है अब आपको ढेर सारे मैसेजों को एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई आपके लिए उसका सारांश तैयार करेगा। तो चलिए इस शानदार फीचर्स के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास समय कम होता है और व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज जमा हो जाते हैं। कभी मीटिंग के बीच में, कभी फ्लाइट से उतरने के बाद बिना वाईफाई के, या बस जब चैट्स इतनी ज्यादा हो कि उन्हें पढ़ना मुश्किल लगे। ऐसे में हम अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देते हैं और इसी समस्या का समाधान लेकर आया है व्हाट्सएप का नया मैसेज समरीज फीचर। यह फीचर मेटा एआई का उपयोग करता है। यह आपके बिना पढ़े हुए मैसेजों का एक संक्षिप्त और सटीक सारांश तैयार कर देगा। जरा कल्पना कीजिए, आपने सुबह अपना फोन उठाया और आपके पास कई ग्रुप चैट्स और व्यक्तिगत चैट्स में 500 से अधिक अनरीड मैसेज हैं। इस फीचर की मदद से आपको उन सभी मैसेजों को स्क्रॉल करने या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एआई आपको कुछ ही सेकंड में बता देगा कि उन सभी मैसेजों का मुख्य विषय क्या है, क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, क्या या फिर किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। इससे आपका समय बचेगा और आप तुरंत जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह फीचर काम कैसे करता है और क्या यह हमारी प्राइवेसी के लिए सुरक्षित है। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में विस्तार से बताया। कंपनी के अनुसार यह सुविधा प्राइवेट प्रोसेसिंग नाम की एक खास टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह टेक्नोलॉजी मेटा एआई को आपके मैसेजों या उसके सारांश को मेटा या व्हाट्सएप को देखे बिना रिस्पॉन्स तैयार करने में मदद करती है। यानी कि अब आपके मैसेज व्हाट्सएप या मेटा द्वारा पढ़े नहीं जाते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी चैट की गोपनीयता बनी रहेगी। साथ ही चैट में कोई भी अन्य व्यक्ति यह नहीं देख पाएगा कि आपने बिना पढ़े मैसेज को सारांशित किया है। तो प्राइवेसी के मामले में यह फीचर बिल्कुल सेफ है और अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से जोड़ा नहीं गया है। यह एक वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सुविधा है। इसका मतलब है कि यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार इसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यदि आप इस फीचर का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप इसे बंद रख सकते हैं। यदि आप इसे सुविधाजनक पाते हैं तो आप इसे चालू कर सकते हैं। यह आपको अपने व्हाट्सएप अनुभव पर पूरा नियंत्रण देता है। और अब बात करते हैं इस फीचर की उपलब्धता की। व्हाट्सएप ने बताया है कि मैसेज समरीज फीचर को फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका में यूजर्स के लिए अंग्रेजी भाषा में रोल आउट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ अमेरिकी यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगी। लेकिन घबराइए नहीं, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस साल के अंत तक इसे अन्य भाषाओं और देशों में भी लाया जाएगा। तो भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के व्हाट्सएप यूजर्स को इस कमाल के फीचर का अनुभव करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे लिए भी उपलब्ध होगा और हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका उपयोग कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने तो यह भी बताया है कि यूजर्स केवल चुनिंदा पाठों को हाईलाइट करने के लिए एडवांस्ड चैट प्राइवेसी का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा और अधिक नियंत्रण प्रदान करती है कि आप किस जानकारी का सारांश चाहते हैं, जिससे आपका अनुभव और भी अधिक कस्टमाइज हो जाएगा। यह फीचर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है समय की बचत। यह सबसे बड़ा लाभ है। घंटों तक मैसेज पढ़ने के बजाय आप कुछ ही मिनटों में पूरी बातचीत का सार समझ सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है सूचना का तुरंत पता चलना। कभी कभी आप बहुत व्यस्त होते हैं, व्यस्तता के दौरान भी आपका महत्वपूर्ण अपडेट या निर्णय मिस नहीं करेंगे। एआई आपको मुख्य बिंदुओं से अवगत करा देगा। और तीसरा है बेहतर चैट मैनेजमेंट। ग्रुप चैट्स में जहां सैकड़ों मैसेज आना तो आम बात है, यह फीचर आपको बातचीत की दिशा और मुख्य चर्चाओं को समझने में मदद करेगा। इसके साथ ही दक्षता में भी वृद्धि करेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की बातचीत में आपकी दक्षता बढ़ेगी। व्हाट्सएप का यह कदम दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे दैनिक संचार को और अधिक सुविधाजनक बना रहा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
भविष्य में हम मैसेजिंग एप्स में एआई के और भी रोमांचक उपयोग देख सकते हैं, जो हमारे डिजिटल जीवन को और भी आसान बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए व्हाट्सएप के इस क्रांतिकारी फीचर के लिए। यह निश्चित रूप से आपके मैसेज पढ़ने के तरीके को बदलने वाला है। जब यह भारत में रोल आउट होगा तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप देख रहे थे आईना सच का। जीवन में जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और दूसरों की भी सहायता करता है, वही अच्छा इंसान कहलाता है। नमस्कार।